चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बच्चों, हमारे सिलेबस में 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। इसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। बच्चों, अब हम एक एक करके इन रिएक्शंस को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की होने की सबसे बड़ी बात क्या होती है? केमिकल रिएक्शन जब भी कभी होते हैं तो रिएक्टेंट्स हमेशा प्रोडक्ट में बदलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। बच्चों, होता क्या है, अंदर क्या होता है रिएक्टेंट्स के? एक्चुअली रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, और ये सभी बने होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं। तो बच्चों, रिएक्टेंट्स के जो एटम्स होते हैं तो रिएक्शन के दौरान होता क्या है, इनके बीच में ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, जिसे केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। यानी कि रिएक्टेंट्स के एटम्स के बीच केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक भी होते हैं और नए बनते हैं। तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स टेक प्लेस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के एटम्स के बीच केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, और नए बॉन्ड्स बनने से हमको नए सब्सटेंस बना दिखाई देते हैं। इन सब्सटेंस को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट जब भी कभी बनते हैं वो रिएक्टेंट्स के एटम्स के केमिकल बॉन्ड के टूटने और जुड़ने से बनते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वर्ड आता है कॉम्बिनेशन। इसी से ही आपको इस रिएक्शन की डेफिनेशन का पता चल जाएगा। कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया है यहाँ पर इन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट्स या सब्सटेंस जो भी है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल, इन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट्स सब्सटेंसेस फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना है, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर के रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए। सबसे सरल, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस आपस में मिलकर के पानी का निर्माण करती है। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन का एक में आप ऑक्सीजन करेंगे तो ऑक्सीजन दो बराबर हो गए, लेकिन हाइड्रोजन बदल गया, 2 to 4 हो गए, तो यहाँ भी हमें 2 से करना है। तो ये सबसे सरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। इसमें एक हाइड्रोजन गैस, यानी यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो गए, एक से तो बनेगा ही नहीं, कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो 2 रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनाए से, इस एक सिंगल प्रोडक्ट को बनने के इस पूरे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बच्चों क्विकलाइन भी कहते हैं, इसे चूने का पत्थर भी चूना बोलते हैं इसे।
जो बुझा हुआ नहीं होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसको अगर हम पानी में डाल दें तो बच्चों ये सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, और वो सिंगल प्रोडक्ट कुछ और नहीं बल्कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम दूसरे नाम से पुकारते हैं लाइम वाटर प्लस हीट। हीट भी निकलती है तो वो प्रोडक्ट हमारी नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड फॉर्म बनाता है, सॉलिड फॉर्म में सुखा के बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमें सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि यहाँ पर दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये हमारे पुराने समय से चला आ रहा है। हम चूना, हमारे पूर्वज, हमारे आज के लोग भी कैल्शियम ऑक्साइड खरीद के लाते हैं और पानी में मिक्स करके रात में उसको पानी में डाल देते हैं, तो सुबह तक वो चूने का पानी तैयार हो जाता है। इसी चूने के पानी से हम लोग अपनी दीवारें पोतते हैं, उनको वाइट वॉश करते हैं। और भी कई एग्जाम्पल हैं। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स जलाया गया तो हमको सिंगल प्रोडक्ट मिला CO2 के नाम से। ये सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस फॉर्म। तो इस तरीके से आपने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हर जगह सिंगल प्रोडक्ट बना है। ये सब सिंगल प्रोडक्ट्स हैं। पानी ये सिंगल प्रोडक्ट, ये भी सिंगल प्रोडक्ट, ये भी सिंगल प्रोडक्ट। बच्चों इसमें एक और बहुत बड़ी बात क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दौरान आपने देखा होगा कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट भी बाहर निकलती है, इसमें बहुत हीट निकलती है, इसमें बहुत हीट निकलती है। कार्बन को यानी कोल को जलाएंगे तो बहुत हीट निकलती है, सब जगह हीट निकलती है। गर्मी, इसका यूज हम लोग खाना पकाने में करते हैं, इसका कोल जलाने में, खाना पकाने में करते हैं। तो ये ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है बच्चों, ऐसे रिएक्शन जिसमें स्टार लगा के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो, इन रिएक्शंस, इन सच रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, साथ में गर्मी भी निकलती है, हीट इज इवॉल्व्ड during chemical reaction. In such reaction in which heat is evolved, such reactions are called exothermic reaction. एक वर्ड आपको याद करना होगा, exothermic reactions. ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है इन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे चूना के पानी को, चूने के पत्थर को पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हीट निकलती है, इससे जल भी जाते हैं। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O एक्सोथर्मिक। इसी तरीके से कोल, कार्बन हमारे में कोल है, कोक है प्योर, इसको अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो गैस बनती है CO2 और साथ में हमको बहुत सारी हीट निकलती है। तो हीट निकलती है, इसका मतलब ये रिएक्शन भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ, ये दोनों रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है लेकिन हीट इनके साथ निकल रही है, इसलिए ये कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों जीवन में जितने भी बर्निंग वाले रिएक्शन होते हैं या कंबस्टन वाले रिएक्शन होते हैं, जिसमें बर्निंग होती है, कंबस्टन होता है, ऐसे रिएक्शन सभी किस कैटेगरी में आप रख सकते हो, उनको हम सभी रिएक्शंस कुछ में हीट इवॉल्व होती है, निकलती है, इस इन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग कह सकते हैं और कहते भी हैं। अच्छा आपने देखा होगा कि हम लोग सांस लेते हैं तो ग्लूकोज हमारा जलता है बॉडी के अंदर, तो हमारी शरीर हमेशा गर्म रहता है, हीट रहती है। यानी कि जो रिस्पिरेशन वर्ड है, जो हम लोग सांस लेते हैं, रिस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है
ये भी एक प्रकार का हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि सांस लेते हैं तभी हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है। गर्मी पर कब पैदा होती है? जब ग्लूकोज बर्न होता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो हमको CO2 प्लस H2O प्लस हीट निकलती है। तो रेस्पिरेशन एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब आप चाहे एलपीजी गैस जलाने की बात करें या पेट्रोल डीजल, इस जितनी चीज़ें आप जलाएंगे वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं, क्योंकि उनको जलाने पर हीट इवॉल्व होती है। इसलिए सभी टाइप के रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैटेगरी में आते हैं। हीट इवॉल्व नहीं होती है, एब्जॉर्ब होती है। ऐसे रिएक्शंस, इन सच रिएक्शंस in which heat is absorbed from surrounding, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों इवोपरेशन। पानी फर्श पे पड़ा हुआ है, जो उड़ता है तो बाहर से हीट ले लेके एब्जॉर्ब करके ये भाप में बन के ऊपर उड़ जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि आपने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और हमारे सराउंडिंग की हीट कम हो गई और हमें ठंडक महसूस होती है। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होने की बजाय एब्जॉर्ब होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड को पानी में डाल दीजिए आप तो हीट इवॉल्व की वजह ठंडक पैदा होगी उसके। तो बच्चों इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा मैंने इनको आपको बता दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। बच्चों जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बच्चों डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना, यानी सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर बन रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। यानी यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट यहाँ पर ब्रेक होगा, ठीक है, डिकम्पोज कहते हैं ब्रेक होकर के क्या बनाएंगे? 2 और मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं सिंगल रिएक्टेंट्स। तो बच्चों दिमाग में ये बात आती है कि रिएक्टेंट को तोड़ना पड़ेगा। अगर हम पत्थर को भी तोड़ते हैं तो हमें हथौड़े से उसको मारना पड़ता है, यानी हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अपने आप नहीं होते, इनके लिए हमें We should supply energy from outside, यानी हमें अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराना है तो बाहर से हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, अन्यथा ये होंगे ही नहीं, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट को तोड़ना पड़ेगा और तोड़ने के बाद ही हमें नए प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो तोड़ने के लिए, किसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए या किसी भी केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और इस एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं ये किसी भी रूप में हो सकती है। तो बच्चों जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं वो कई रूप में हो सकती है। आपके बुक में 3 रूप बताए गए हैं। एक है बाय सप्लाइंग हीट, दूसरा है बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरी है सनलाइट। तो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट गर्म करके भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके भी कर सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करके कर सकते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। तो इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए चाहिए एनर्जी आप 3 तरीके से सप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे
हीट के द्वारा कैसे डिकम्पोजिशन होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कैसे होता है और सनलाइट के द्वारा कैसे। बच्चों हीट के द्वारा जो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन बाय हीट, इस टाइप के जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं जो हीट के द्वारा होते हैं, इन्हें हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से बुलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन जो होता है इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और सनलाइट के द्वारा जो होता है इसे हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं, फोटोलाइसिस। तो तीन तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप होते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस, तीसरा फोटोलाइसिस। या आप कह सकते हो कि तीन तरीके की एनर्जी आप देंगे तो तीन तरीके के डिकम्पोजिशन के नाम बदल जाएंगे। हीट के द्वारा थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा, सनलाइट के द्वारा करा रहे हैं तो फोटोलाइसिस भी कहलाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन बाय हीट, जिसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, डिकम्पोजिशन बाय हीट, ये पहले तरीका है, इसे हीट के द्वारा हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेटिक्स लाइमस्टोन कहलाता है, जिसे मार्बल कहते हैं। इसको हीट करके हम लोग चूना बनाते हैं, लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 गैस बनती है। तो बच्चों यहाँ पर हीट के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट को दो प्रोडक्ट में तोड़ दिया जाता है। तो ये क्या, किस चीज़ को हमने अप्लाई किया, हीट को, इसलिए किस टाइप का हो गया है, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ भी लेड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको हीट जब देते हैं तो बच्चों दो चीज़ें बनती हैं, लेड ऑक्साइड PbO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसे NO2 कहते हैं, गैस। इसी तरीके से आयरन सल्फेट को जब हीट करते हैं तो हमको आयरन ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड मिलता है, और साथ में दो गैसेज भी निकलती हैं, SO2 और SO3। इसे कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसे कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बच्चों ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल में सिंगल रिएक्टेंट है और ये दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, और क्या चीज़ सप्लाई करके, हीट के द्वारा। इसलिए इन तीनों के एग्जाम्पल को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन वाले एग्जाम्पल। अब अगला आता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। अगला टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। बच्चों यहाँ पर हम बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके हम तोड़ देते हैं एक रिएक्टेंट को दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बच्चों वाटर के जिस चीज़ से बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो इसको हम वापस तोड़ सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करने से आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल जाएंगी। हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पर और ऑक्सीजन मिल जाती है एनोड पर, और इसको हम डिटेल में बाद में समझ लेंगे इसको, क्योंकि इसमें पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस बनाना है, इसमें इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है, और इस पानी में थोड़ा सा H2SO4 भी डालते हैं, क्योंकि अगर आप उसको नहीं डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी कंडक्टर, क्योंकि वाटर इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर पानी जिन चीज़ों से बना है वापस टूट गया, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी लाइसिस में तोड़ना, बिजली के द्वारा तोड़ना, करंट के पास करके किसी चीज़ को तोड़ना कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीसरा तरीका है वो सनलाइट के द्वारा। सनलाइट के द्वारा होता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस यानी फोटो मतलब यहाँ पर लाइट से संबंधित है, लाइसिस में टुकड़े। तो सनलाइट के जरिए अगर हम किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ते हैं तो हमको कहलाता है फोटोलाइसिस। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। बच्चों सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड वाइट कलर के हैं,
लेकिन जैसे ही हम इसको सनलाइट में रखते हैं तो सनलाइट इसको तोड़ देता है, दो भाग, दो चीज़ों से मिलकर बना है, सिल्वर और क्लोरीन से। तो सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाती है। यहाँ सिल्वर और ब्रोमीन से ही बना है, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है। तो ये वाइट कलर का पाउडर जब हम किसी भी तस्तरी में रख के इसको बाहर रख देते हैं, सनलाइट पड़ती है इसमें, तो ये ग्रे कलर का हो जाता है। यानी इसमें से कौन सी चीज उड़ जाती है ऊपर? क्लोरीन। तो क्लोरीन उड़ जाती है, गैस के ऊपर होती है, क्लोरीन ऊपर उड़ जाती है, ब्रोमीन ऊपर उड़ जाती है, और रह जाता है ग्रे कलर का सिल्वर। ये ग्रे कलर का सिल्वर। बच्चों, ये जो कंपाउंड है आजकल हम सीख रहे हैं इनको, ये एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होते थे, जिसमें फिल्म पे इसकी परत चढ़ी रहती थी और फोटो के साथ, चित्र के साथ, फोटो के साथ जो लाइट आती थी उससे इसका इम्प्रेशन फिल्म पे बन जाता था ग्रे कलर। ठीक है, तो बच्चों आज आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, इसके बाद आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी 3 तरीके के रिएक्शन आपने समझे। पहला हीट के द्वारा, हीट दे करके तोड़ सकते हैं, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ सकते हैं, और सनलाइट के द्वारा तोड़ सकते हैं। तो ये तीनों टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे और हम पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।